मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 406 यूनिट 2 का क्लाउड चेम्बर स्टार्ट करेंगे। क्लाउड चेम्बर एंड बबल चेम्बर। These chambers enable you to actually see the path of charged particles and events taking along its path. अब कोई चार्ज पार्टिकल है, वो आपके मैटर में एंटर किया। अब उस चार्ज पार्टिकल का पाथ, वो किस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, उस पाथ को हम देख पाएंगे चार्ज क्लाउड चेम्बर या बबल चेम्बर को यूज़ करके। सिंपल एक्सपेंशन क्लाउड चेम्बर इज स्केच्ड इन दिस फिगर। ये आपका क्लाउड चेम्बर है। It consists of a airtight chamber having a glass window so that it can be illuminated and the events can be seen or photographed. एक एयरटाइट कंटेनर है और एक तरफ ग्लास की विंडो है, ताकि आप ग्लास की विंडो से अंदर जो भी इवेंट्स हो रही है उन्हें देख सके या फोटोग्राफ कर सके। चेम्बर कंटेन्स सैचुरेटेड वेपर ऑफ अ लिक्विड। चेम्बर के अंदर लिक्विड का सैचुरेटेड वेपर है। सैचुरेटेड वेपर है मतलब वेपर जो वन वॉल ऑफ द चेम्बर इज मूवेबल पिस्टन। चेम्बर की एक वॉल मूवेबल पिस्टन है। इस पिस्टन को आप ऊपर या नीचे मूव कर सकते हो। इफ द वॉल्यूम ऑफ द चेम्बर इज सडनली इंक्रीज बाय मूविंग द पिस्टन, द एडियाबैटिक expansion results in cooling and subsequent supersaturation of vapor. If there are ions within the chamber, these provide nuclei for condensation. अब सैचुरेटेड वेपर है किसी लिक्विड का, वो यहाँ पे भरा हुआ है। अब पिस्टन को सडनली नीचे की तरफ खींचो तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन कूलिंग। सैचुरेटेड वेपर अगर कूल डाउन होगा तो क्या बनेगा? उससे हमारा लिक्विड बनेगा। और अगर अंदर कोई आयंस मौजूद हैं तो उन आयंस के ऊपर हमारा लिक्विड ड्रॉप्स, जैसे आयन है उस आयन के ऊपर हमारे लिक्विड ड्रॉप्स कंडेंस हो जाएंगे। A small electric field of few volts is provided within the cloud chamber to sweep out any stray ants which are not of any interest. Clearly, the chamber is sensitive for incident particle just before the piston expansion. If the piston is then returned to its original position, it takes about a minute or so for chamber to get ready for another expansion. And by applying magnetic field B to the chamber, curved tracks of incident particles may be photographed. इस चेम्बर पे आप मैग्नेटिक फील्ड बी लगाओ तो मैग्नेटिक फील्ड बी लगाते ही क्या होगा कि आपके जो आयंस हैं जिनके ऊपर आपका लिक्विड ड्रॉपलेट बना था, वो मैग्नेटिक फील्ड बी के कारण एक कर्व्ड पाथ फॉलो करेंगे और वो कर्व्ड पाथ आपको एक्चुअली दिखेगा, क्योंकि इस बार क्या है, एक आयन है और उसके ऊपर हमारा जो वेपर है वो कंडेंस होके लिक्विड ड्रॉप बना रहा है, तो आपको लिक्विड ड्रॉप्स एक्चुअली मूव होते हुए दिखेंगे। और वो जो मूव होते हुए दिखेंगे तो जो कर्व्ड ट्रैक्स हैं उस पार्टिकल के, उससे आप फोटोग्राफ कर सकते हो और देन यू कैन स्टडी इट। This enables one to measure the radius of curvature and from this the velocity or the energy of charged particle. आप एक बार उसके कर्व्ड ट्रैक्स को फोटोग्राफ आपको मिल जाए उसका फोटोग्राफ, तो उससे आप उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हो उस कर्व का,
एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाए तो उससे आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो पार्टिकल की, और एक बार जो वेलोसिटी मिल गई तो आपको एनर्जी तो मिल ही जाएगी पार्टिकल की, इंसिडेंट पार्टिकल की। अब आपको ये रिलेशन तो पता ही होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होता है QV×B, तो QVB, इन दोनों को इक्वेट किया तो ये इक्वेशन आया। सो mv इज इक्वल टू QBr। अब हम मैग्नेटिक फील्ड हम खुद अप्लाई करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम फोटोग्राफ से पता चल जाएगा, तो QBr इज इक्वल टू mv, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी पार्टिकल की, और उस वेलोसिटी से हम पार्टिकल की एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। द थिकनेस ऑफ द ट्रैक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल, मतलब आपको ट्रैक की थिकनेस से भी पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल अल्फा ट्रैक्स आर शॉर्ट एंड थिक, बीटा ट्रैक्स आर लॉन्ग एंड थिन। अगर आपके ट्रैक लंबे और पतले हैं तो वो बीटा पार्टिकल के होंगे, अगर आपके पार्टिकल छोटे हैं और मोटे हैं तो वो अल्फा पार्टिकल के होंगे। इस तरह से हर पार्टिकल का ट्रैक अलग अलग थिकनेस का होगा, तो आपको थिकनेस देख के पता चलेगा कि ये कौन सा पार्टिकल आ रहा है। When it is required to detect very high energy particles such as cosmic rays, a bubble chamber is more advantageous। तो अब हमें अगर हमें हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना है तो क्लाउड चेम्बर की जगह हम बबल चेम्बर यूज़ करेंगे। अब a bubble chamber is a vessel filled with transparent liquid which is so highly superheated that an ionizing particle moving through it starts violently boiling by initiating the growth of string of bubbles along its path। बबल चेम्बर में हम हाईली सुपरहीटेड लिक्विड फिल करेंगे। हमने क्लाउड चेम्बर में क्या यूज़ किया था, सुपर सैचुरेटेड वेपर यूज़ किया था, सुपर सैचुरेटेड वेपर। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हम सुपर हीटेड लिक्विड यूज़ करेंगे, सुपर हीटेड लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच इज़ हाईली सुपर हीटेड लिक्विड, इतना ज़्यादा हीटेड लिक्विड दैट एन आयोनाइजिंग पार्टिकल मूविंग थ्रू इट स्टार्ट्स वायलेंटली बॉइलिंग। आपका चेम्बर के अंदर एक सुपर हीटेड लिक्विड फील्ड होगा, और जैसे ही इसके अंदर आयन आएगा तो क्या होगा, आयन के कारण आपका जो सुपर हीटेड लिक्विड है वो वायलेंटली बॉईल करने लगेगा। To understand the principle of bubble chamber, consider the bottle of carbonated soft drink like थम्स अप। तो बबल चेम्बर का प्रिंसिपल समझने के लिए आप कोई भी सोडा की बॉटल जैसे थम्स अप या स्प्राइट या कोई भी कंसिडर करो। प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द बॉटल CO2 गैस ओवर द ड्रिंक एंड दैट डिजॉल्व इन इट आर इन इक्विलिब्रियम। आपने बॉटल खोली उससे पहले आपको पता है थम्स अप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो बॉटल खोलने से पहले आपका सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। बट व्हेन द बॉटल इज ओपन द प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड एंड द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन द लिक्विड इज सुपर सैचुरेटेड। जब आप बॉटल खोलते हो तो अचानक से प्रेशर घट जाता है, और प्रेशर घटने से क्या होता है, दैट सॉल्यूशन ऑफ द गैस दैट इज दिस CO2 in the liquid is super saturated. From this unstable condition bubbling results and we have effervescence। अब जैसे ही अनस्टेबल कंडीशन हुई सुपर सैचुरेटेड होके तो आपको बबल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, बबल्स मिलने शुरू हो जाएंगे और ऐसे एफरवेसेंस निकलेगी।
अब आप जो एफरवेसेंस, जो बबल्स निकले ना, उनमें सॉल्ट ऐड करके देखना। अगर आप कुछ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करोगे ना तो और ज़्यादा एफरवेसेंस, और ज़्यादा बबल्स निकलेंगे। क्यों? Why is it so? Clearly the bubbles form most readily on discontinuities provided by specks of salt। तो वो जो बबल्स है ना, वो सॉल्ट के जो ग्रैन्यूल्स हैं उसके ऊपर जल्दी बनेंगे। In the same manner, when ions are produced in a bubble chamber, they act as nuclei for small bubble। अब इसी तरह से आप जो हमने सॉल्ट का ग्रेन था उसकी जगह पे आप आयन कंसिडर करो, तो आपका जो बबल चेम्बर में सुपर हीटेड लिक्विड, आपका जो ये सुपर हीटेड लिक्विड है, आयन के आने से क्या होगा कि बबल्स बनना शुरू होगा। बबल्स बनना शुरू होगा कैसे? किसके ऊपर बनेगा? आयंस के ऊपर। जो काम यहाँ पे सॉल्ट कर रहा था कि सॉल्ट के ऊपर बबल्स बन रहे थे, वही काम यहाँ पे आयन करेगा कि सारे बबल्स, when ions are produced in bubble chamber, they act as nuclei for formation of small bubbles। In a bubble chamber, a superheated liquid is at a temperature and pressure lower than equilibrium vapor pressure। This creates an unstable condition and the passage of single charge particle initiates bubble formation। The superheated condition is thus achieved. The liquid in chamber is first kept at equilibrium pressure, and then, like in the case of cloud chamber, the piston is suddenly lowered by rapidly moving the piston। तो क्लाउड चैम्बर जैसा ही करना है। जैसे क्लाउड चैम्बर में आपने सुपर सैचुरेटेड वेपर रखा था, वैसे ही बबल चैम्बर में आप सुपर हीटेड लिक्विड रखो, और सुपर हीटेड लिक्विड को पहले तो आप चैम्बर के अंदर इक्विलिब्रियम प्रेशर पे रखो, फिर उस प्रेशर को अचानक से कम कर दो। पिस्टन को मूव करोगे तो अचानक से क्या होगा, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो आपका सेम वर्किंग क्लाउड चैम्बर और बबल चैम्बर का सेम है। जस्ट द डिफरेंस इज दैट क्लाउड चैम्बर में आपके सुपर सैचुरेटेड वेपर है और बबल चैम्बर में आपके पास सुपर हीटेड लिक्विड है। नाउ पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स क्या करते हैं? न्यूक्लियर पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं उनको। अब हमें एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स की क्यों ज़रूरत पड़ी? वाई? नंबर 1, टू क्रिएट न्यू पार्टिकल्स ऑफ और स्टेट ऑफ मास m। तो हमें एक्सेलरेटर की क्यों ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक न्यू पार्टिकल जनरेट हो सकता है। नाउ टू क्रिएट अ न्यू पार्टिकल और स्टेट ऑफ मास m, वी एटलीस्ट नीड E is equal to mc² एनर्जी। तो and B, high energy are also necessary for studying the structure of nuclear system। high energy वाले अल्फा पार्टिकल्स हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियर सिस्टम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में भी काम आते हैं। अब थर्ड ये TY में पेपर 611 में न्यूक्लियर फिजिक्स में ये सब पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। नाउ de Broglie wavelength for a particle with momentum p is given by lambda cut is equal to lambda by 2 pi is equal to h cut by p। ये आपका reduced de Broglie wavelength है, this you know। Now from optics we know that to see structure in detail of an object with linear dimension d, we must use a wavelength comparable to or smaller than d। तो अगर आपको कोई हमें ऑप्टिक्स से पता है कि अगर आपको कोई भी
ऑब्जेक्ट देखना है जिसके डायमेंशंस डी हैं और उसको स्टडी करना है उसके स्ट्रक्चर को, तो हमें लाइट यूज़ करनी पड़ेगी जिसकी वेवलेंथ या तो उससे कंपेरेबल हो या तो उससे कम हो। फॉर दिस द मोमेंटम रिक्वायर्ड मस्ट बी, अब लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू डी, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, h कट बाय p दैट इज लेस देन और इक्वल टू डी। तो अगर आप p को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो क्या होगा, p इज मोर देन और इक्वल टू h कट बाय d, जो कि ये है। सो जितना आपका ऑब्जेक्ट छोटा उतना ज़्यादा मोमेंटम वाला आपको उतनी ज़्यादा आपकी मोमेंटम होना चाहिए, और मोमेंटम ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा। To see the details of very small objects like nuclear particles, high momenta and thus high energies are needed. जैसे न्यूक्लियर पार्टिकल्स का डायमेंशन कितना छोटा होता है, फर्मी मीटर में होता है न्यूक्लियर पार्टिकल्स का डायमेंशन। तो इतने छोटे डायमेंशन को स्टडी करने के लिए मोमेंटम काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, और मोमेंटम बड़ा मतलब एनर्जी भी ज़्यादा। तो यहाँ भी काम आता है हमारा particle accelerators. First one is Van de Graaff generator. Van de Graaff generator आपने 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है। इट इज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर एंड सबसे पहले 1931 में वैन डी ग्राफ ने बिल्ड किया था। इन दिस जनरेटर अ चार्ज क्यू इज ट्रांसपोर्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ ह्यूज कंडेंसर सी, दिस रिजल्ट्स इन वोल्टेज V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब इसमें क्या होता है कि चार्ज Q को एक काफ़ी बड़े कैपेसिटर या कंडेंसर C के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे वोल्टेज कितना बनता है उस कंडेंसर पे, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। और कंडेंसर पे ये जो वोल्टेज बनता है ना, दिस वोल्टेज इज़ यूज टू एक्सेलरेट द आयंस। अब ये वोल्टेज का उपयोग किया जाता है आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए। ये आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर। A 30 kV voltage is used to spray positive charges on an insulating belt made of rubber, silk, linen, or paper. "30 kV is used to spray positive ions on a insulating belt." ये आपका insulating belt है और इस पे देखो पॉजिटिव आयंस स्प्रे किए जा रहे हैं इस बेल्ट पे, और ये पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं। देखो, द बेल्ट इज मोटर ड्रिवन टू कैरी द चार्जेस कंटिन्यूसली टू द डोम शेप टर्मिनल where it is removed. To spray and collect the charges, sharp spray points such as called corona points or collector points respectively are used. Positive ions are produced in the ion source. Okay, तो अब ये जो पॉजिटिव आयंस इस बेल्ट पे स्प्रे हो रहे हैं, ये जो बेल्ट है ना वो मोटर ड्रिवन है, मोटर के थ्रू ऐसे मूव कर रहा है, बेल्ट इस तरह से मूव कर रहा है। तो आपके चार्जेस भी मूव करेंगे, चार्जेस यहाँ पे ऊपर पहुँच के यहाँ पे पहुँच के they will be transferred to this dome shape, to a dome shaped terminal। ये डोम शेप का टर्मिनल है, तो इस पे कंटिन्यूसली चार्ज ट्रांसफ़र होता जा रहा है। पॉजिटिव आयन्स आर प्रोड्यूस्ड इन आयन सोर्स। तो आप आयन सोर्स, यहाँ पे आयन सोर्स है, उसके अंदर एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा।
पॉजिटिव आयंस कोई भी हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, कुछ भी। अब चार्ज, बहुत सारा चार्ज यहाँ पे इस कंडेंसर पे इकट्ठा हो गया, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो चार्ज है उसके कारण जो वोल्टेज बना, हाई वोल्टेज टर्मिनल, काफ़ी हाई वोल्टेज बना। इस काफ़ी हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव आयन बनेगा ना, वो पॉजिटिव आयन इट विल बी एक्सेलरेटेड, in the evacuating tube. Now positive ions are accelerated in the evacuated accelerating tube. यहाँ से accelerate होके it will hit the target. When the system is placed in air, voltages up to few MeV can be reached, beyond which the insulation provided by air breaks down. अब अगर ये पूरी सिस्टम को आपने एयर में रखा तो आपका कुछ MeV जितना ही वोल्टेज रीच कर पाओगे। लेकिन अगर आपने सिस्टम को एक प्रेशर टैंक में रखा, प्रेशर टैंक में क्या है, इट इज़ फिल्ड विथ एन इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन एंड CO2 at 15 atm pressure, voltage is up to 12 MV and current up to 100 microamperes can be obtained. अगर आपने इस सिस्टम को इस तरह से, ये देखो, ये प्रेशर टैंक में रखा जिसमें के अंदर आपका नाइट्रोजन और CO2 है एट 15 atm प्रेशर, तो वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज 12 MV जितना वोल्टेज और 100 माइक्रोएम्पियर जितना करंट आप ऑब्टेन कर पाओगे। The tandem Van de Graaff accelerator is an ingenious modification of Van de Graaff generator. अब tandem Van de Graaff generator है ना, वो Van de Graaff generator का ही एक modification है। इसमें here two insulating columns are used back to back in one pressure tank. यहाँ पे देखो, इसमें एक ही इंसुलेटिंग कॉलम है। tandem Van de Graaff जनरेटर में बैक टू बैक दो इंसुलेटिंग चैनल्स होंगे, ये एक है और इसके पीछे और एक इंसुलेटिंग चैनल कॉलम होगा, सो दैट द पार्टिकल्स आर एक्सेलरेटेड टू एनर्जीज ट्वाइस द एनर्जीज गिवन बाय वैन डी ग्राफ मशीन। तो वैन डी ग्राफ में एक ही इंसुलेटिंग बेल्ट है, तो वैन डी ग्राफ में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है उससे टेंडेम वैन डी ग्राफ जनरेटर में ज़्यादा एनर्जी, डबल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि टेंडेम वैन डी ग्राफ जनरेटर में दो इंसुलेटिंग कॉलम्स हैं। ये टेंडेम वैन डी ग्राफ जनरेटर का डायग्राम है। अब आपके पास एक नेगेटिव आयन सोर्स है। नेगेटिव आयन सोर्स क्या करेगा, नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करेगा। तो देखो, ये नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं अंदर और अंदर है। These negative ions get accelerated towards the central positive terminal. और ये नेगेटिव आयंस जो है वो ये देखो, ये सेंटर में बीच में पॉजिटिव टर्मिनल है, उस तरफ वो एक्सेलरेट होंगे, थोड़े से एक्सेलरेट होते जाएंगे तो एनर्जी गेन करते जाएंगे। Where they enter a gas containing canal called stripping canal. और उसके बाद वो ये गैस स्ट्रिपिंग कैनाल पे, एक कैनाल के अंदर एंटर होंगे जिसे हम स्ट्रिपिंग कैनाल कहेंगे। अब स्ट्रिपिंग कैनाल में क्या होगा, द पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे बिकम पॉजिटिव आयंस। अब अगर आप नेगेटिव आयंस में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो वो क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव आयंस। तो स्ट्रिपिंग एंड कैनाल से पास होने के बाद आपके जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाएंगे।
The positive ions are repelled from the positive terminal and go on gaining energy as they go to the grounded region and hit the target. अब ये पॉजिटिव आयंस बने, उसके बाद ये कौन सा रीजन आया, इंसुलेटिंग बेल्ट वाला. तो सेम जो हमने वैन डी ग्राफ जनरेटर में देखा था वो सेम प्रोसीजर होगा. और उसके बाद काफ़ी हाई एनर्जी गेन किए हुए पॉजिटिव आयंस वो टारगेट को हिट करेंगे. About 30 MeV protons can be obtained by tandem Van de Graaff generator. 30 MeV एनर्जी जितने प्रोटॉन्स आपको टेंडेम वैन डी ग्राफ जनरेटर से ऑब्टेन हो सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोट्रॉन. आपने साइक्लोट्रॉन भी 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किया हुआ है. साइक्लोट्रॉन इज नथिंग बट अ शॉर्ट hollow cylindrical cylinder divided into 2 Ds, D1 and D2. ये आपके दो Ds हैं, D1 और D2. These Ds are placed between poles of magnets so that magnetic field parallel to axis of the cylinder. अब इन Ds को आप लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बीच में रखो ताकि आपका सिलेंडर के एक्सिस से पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिले. An ion source is kept at the center between the Ds. अब जो आयन सोर्स है जहाँ से आयन निकलेगा उसको Ds के बीच में सेंटर में रखा जाएगा. The two Ds are connected to terminals of high frequency oscillating AC circuit. अब इन Ds का जो टर्मिनल्स हैं उनको आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन दीजिए, मतलब ऐसी वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स. नाउ अब ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कुछ पहले आपका D1 नेगेटिव होगा, तब D2 पॉजिटिव होगा, फिर सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव, फिर वापस D1 नेगेटिव D2 पॉजिटिव. इस तरह से D1 और D2 की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी हर बार. When D1 is negative, protons are attracted towards it. तो फॉर एग्जाम्पल आपके आयन सोर्स ने आपका एक प्रोटॉन निकला, ठीक है, और उसने पाया कि आपका D1 इस वक्त नेगेटिव है, तो आपका प्रोटॉन क्या होगा, D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा. Inside D1, the magnetic field B makes proton travel in a circle of radius r given by. अब एक बार वो इस D के अंदर पहुंच गया तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड B के कारण आपको पता है कि प्रोटॉन इस चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड B के कारण सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है. ट्रैवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r गिवन बाय, आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r it's force, and force in a magnetic field is equal to qv क्रॉस b, मतलब qvb. इन दोनों को एक्सक्यूज मी इक्वेट करो तो आपका आएगा mv²/r is equal to qbv, where m and q are mass and charge of proton. Once inside the D, the protons are in electric field free zone. अब
कंडक्टर के अंदर, इनसाइड अ कंडक्टर देयर कैन बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इनसाइड अ डी, इस डी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. तो एक बार यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. जैसे वो डी के अंदर घुसा, डी के अंदर उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो सर्कुलर पाथ लेगा विथ सम रेडियस आर. आफ्टर ट्रैवलिंग वन सेमी सर्कल द प्रोटॉन कम्स टू एज ऑफ D1. तो ऐसा वो सर्कुलर पाथ लेगा रेडियस आर का. उसके बाद वो वापस इधर आएगा. जब वो वापस सेंटर में आए तब आपकी पोलैरिटी चेंज हो चुकी होगी. पहले D1 नेगेटिव था और D2 पॉजिटिव था. अब क्या, अब दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल आई. अब D2 नेगेटिव है और D1 पॉजिटिव है. तो प्रोटॉन क्या देखता है कि अब तो D2 नेगेटिव है. तो प्रोटॉन जो है वो और ज़्यादा D2 की तरफ एक्सेलरेट होगा. D2 की तरफ एक्सेलरेट होगा. एक्सेलरेट हुआ माने उसकी स्पीड बढ़ी, और स्पीड बढ़ी तो ये रेडियस बढ़ जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से. फिर ये पार्टिकल फिर से इधर आएगा ट्रैवल करके. फिर से वो देखेगा दैट अब D1 माइनस हो चुका है, D2 माइनस नेगेटिव हो चुका है, D2 पॉजिटिव हो चुका है. फिर से वो D1 की तरफ एक्सेलरेट होगा और ये चीज़ चलती जाएगी. बार बार पार्टिकल सेंटर में एक्सेलरेट होता जाएगा. सो दिस विल कैरी ऑन. पार्टिकल सेंटर में आएगा तब D1 और D2 की पोलैरिटी चेंज होगी, पार्टिकल एक्सेलरेट होगा. तो इस तरह से आपका ये पार्टिकल काफ़ी हाई एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी मिल जाएगी. तो एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलने के बाद वो टारगेट को बाहर हिट कर देगा एक्सेलरेटेड. अब आपका टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल द डिस्टेंस सेमी का. अब ये जो सेमी सर्कल बन रहा है डी में, वो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, पाई आर. तो इतना पाई आर सेमी सर्कल को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा पार्टिकल को. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सेमी सर्कल जितना, तो पाई आर बाय वी. टी इज इक्वल टू पाई आर बाय वी. अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में v को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो v इज इक्वल टू डी क्यू आर बाय एम. नाउ यू हैव योर v. अब इस v को आप इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो तो t की वैल्यू मिलेगी पाई एम बाय डी क्यू. एंड फ्रीक्वेंसी, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा बाय 2 पाई, विच इज इक्वल टू ना ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर. तो इसमें सब्सटीट्यूट करो तो v बाय 2 पाई आर. v की वैल्यू हमारे पास है डी क्यू बाय एम. तो अगर आपको क्वेश्चन दिया है दैट यू हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर and it is used to accelerate a proton of mass 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कितने फ्रीक्वेंसी पे हमें ये एसी सोर्स यूज़ करना है. तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो. 15.2 मेगा साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब 15.2 मेगा हर्ट्स का आपको एसी सोर्स लगाना पड़ेगा. नाउ अज्यूम दैट यू हैव अ पार्टिकल
अ टारगेट एक्स विच इज़ एट रेस्ट, तो आपका टारगेट है एक्स विच इज़ एट रेस्ट, उसके ऊपर एक प्रोजेक्टाइल आया स्मॉल एक्स, उस टारगेट पे हिट किया, तो क्या हुआ कि ये टारगेट कैपिटल वाई में बदल गया और स्मॉल वाई जैसा आउटगोइंग पार्टिकल निकला। तो ये एक टारगेट है जो रेस्ट पे है, उस पे स्मॉल एक्स नाम का प्रोजेक्टाइल आके हिट किया, तो आपका टारगेट कैपिटल एक्स क्या बन गया, कैपिटल वाई, एंड आपको कुछ वाई करके आउटगोइंग पार्टिकल मिला। नाउ सिंस द टोटल मास एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड वी हैव, अब फर्ज करो कि x की काइनेटिक एनर्जी है ई एक्स, y की काइनेटिक एनर्जी है ई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी है ई वाई, कैपिटल एक्स की काइनेटिक एनर्जी ई एक्स कैसी होगी, ज़ीरो होगी। वाई? बिकॉज हमारा टारगेट जो है वो मैंने कहा था रेस्ट पे है। हाँ, हर पार्टिकल की कुछ रेस्ट एनर्जी होगी, तो इसकी क्या होगी एम स्मॉल एम एक्स सी स्क्वायर, और इसकी क्या होगी कैपिटल एम एक्स सी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी इसकी ई एक्स की काइनेटिक एनर्जी ई स्मॉल एक्स, ये, और इस तरफ का क्या होगा, एक तो ई वाई की रेस्ट एनर्जी मतलब एम कैपिटल एम वाई सी स्क्वायर, और वाई की काइनेटिक एनर्जी मतलब कैपिटल ई वाई, वाई की रेस्ट एनर्जी मतलब एम वाई स्मॉल एम वाई सी स्क्वायर, और वाई की स्मॉल वाई की काइनेटिक एनर्जी ई वाई। यहाँ पे लिखा है टारगेट न्यूक्लियस एक्स इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट, द क्यू वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज, किसी भी इक्वेशन किसी भी रिएक्शन की क्यू वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, ई वाई ई कैपिटल वाई प्लस ई स्मॉल वाई माइनस ई एक्स, दैट इज द टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ क्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कैपिटल एम एक्स प्लस एम एक्स माइनस कैपिटल एम वाई प्लस स्मॉल एम वाई सी स्क्वायर, मतलब कि जो आपके इनिशियली प्रोडक्ट्स थे उन जो आपके इनिशियली थे प्रोजेक्टाइल और टारगेट, उसका मास माइनस जो आपका कोलिजन के बाद बने न्यू पार्टिकल वाई एंड आउटगोइंग पार्टिकल स्मॉल वाई, उसका मास, उन दोनों के डिफरेंस को आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो भी आपको क्यू मिल सकता है। इफ क्यू इज नेगेटिव वी गेट एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन, और अगर क्यू पॉजिटिव है तो एक्सोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन, और क्यू नेगेटिव है तो एंडोअर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। नाउ वील फाइंड द क्यू इक्वेशन। The analytical relationship between kinetic energy of projectile and outgoing particle and the nuclear disintegration energy Q is called the Q equation. अब Q क्या है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, तो प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी और आउटगोइंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप विथ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन Q, वो क्या दर्शाता है आपका Q equation. Now let us derive Q equation. Conservation of mass gives Q is अब ये Q is equal to, ये तो है हमारे पास E कैपिटल Y प्लस E स्मॉल y माइनस E x, conservation of linear momentum along the projectile gives, अब ये प्रोजेक्टाइल के अलोंग आप देखो, इस पे देखो आप, इस तरफ क्या होगा आपका
मोमेंटम, अब आपको पता है मोमेंटम पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू ई, तो p इज इक्वल टू √2me। तो इस तरफ क्या होगा, 2m ex, तो इस तरफ होगा 2m ex। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ये y के कारण और ये स्मॉल y के कारण। तो अब ये स्मॉल y के कारण कितना होगा, स्मॉल y के कारण होगा p, ऐसे भी देख सकते हो, इसके कारण ये है px, और इसके कारण कितना होगा, इन दोनों के कारण होगा इधर, मतलब स्मॉल y के कारण py cos थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा है तो ये cos कंपोनेंट होगा, और ये कैपिटल Y का भी इधर cos कंपोनेंट होगा, cos ऑफ फाइव प्लस p कैपिटल Y cos ऑफ फाइव। अब px क्या है, 2m ex √2 इंटू mx इंटू ex, p y क्या है √2my ey cos थीटा प्लस p कैपिटल Y क्या है √2 कैपिटल M y ey cos ऑफ फाइव। तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, देखो ये सेम इक्वेशन है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नॉर्मल टू द प्रोजेक्टाइल। अब इस डायरेक्शन में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करो, तो इस इधर किसके कारण होगा, ये y कंपोनेंट के कारण, y के कारण जो कंपोनेंट होगा वो, तो y के कारण यहाँ क्या होगा, अगर ये फाई है तो p कैपिटल Y साइन फाई, और ये क्या होगा इधर स्मॉल y के कारण, अगर ये थीटा एंगल है तो ये कंपोनेंट क्या होगा p स्मॉल y साइन थीटा। तो अब कंजर्वेशन लॉ लगाओ, तो ये मोमेंटम और ये मोमेंटम ये दोनों सेम होना चाहिए, मतलब पी वाई साइन फाई इज इक्वल टू पी वाई साइन थीटा, पी वाई साइन फाई इज इक्वल टू पी स्मॉल वाई साइन थीटा। अब आप इसको इस तरफ ले जाओ, तो इसको ये दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ज़ीरो ऐसा भी लिख सकते हो, तो यही लिखा है मैंने। देखो p कैपिटल Y साइन फाई माइनस p स्मॉल y साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। p कैपिटल Y की जगह √2m/ey और p स्मॉल y की जगह √2my साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दो, तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, स्क्वायर बोथ 3.8 एंड 3.9 एंड देन ऐड देम, तो आपको ऐसी इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन में, अभी इस इक्वेशन को क्या करो कि पूरी इक्वेशन को ई वाई के साथ, ई कैपिटल वाई के साथ डिवाइड कर दो, सॉरी ई कैपिटल वाई नहीं एम वाई, पूरी इक्वेशन को एम वाई से डिवाइड कर दो, तो आपका इस इधर सिर्फ ई वाई बचेगा, और बट ई वाई इज इक्वल टू क्यू माइनस ई वाई प्लस ई एक्स। अब पूरा का पूरा आपने एम वाई के साथ डिवाइड किया, इस एम वाई को इस तरफ ले आए तो क्या होगा, ई वाई सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनेगा। अब ये ई कैपिटल वाई है ना, उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करो, तो आपको क्यू की वैल्यू मिलेगी, क्यू की कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी। उसके बाद आप ई स्मॉल वाई के टर्म्स को अलग करो, ई स्मॉल एक्स के टर्म्स को अलग करो, और कॉस थीटा वाला टर्म अलग, तो आपका ये क्यू का इक्वेशन मिल गया। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यू इक्वेशन। अब इसी चीज़ को आप मोमेंटम ट्राइंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो क्यू को।
ये आपका मोमेंटम ट्राइंगल है। अगर आपका कोई ऐसा ट्राइंगल है तो लॉ ऑफ कोसाइंस क्या कहता है, ए बी एंड सी। अगर थीटा यहाँ पे है तो लॉ ऑफ कोसाइंस क्या कहता है, लॉ ऑफ कोसाइन सेज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा। तो उसी तरह से आप इस मोमेंटम ट्रायंगल को कंसीडर करो। इस मोमेंटम ट्रायंगल के हिसाब से पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर माइनस 2px पी वाई कॉस थीटा। Now P y capital Y P capital Y square P capital X P small x square and P small y square, इन सब की वैल्यूज़ आपको पता है। P small x P small y P capital Y सब की वैल्यूज़ आपको पता है, वो सारी सब्सटीट्यूट करो एंड ई वाई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ। 2my को इसका डिनोमिनेटर बना के ई वाई को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ और फिर ये ई वाई की जो ये वैल्यू है ना, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपकी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। हमने फिर से क्यू इक्वेशन फाइंड आउट किया अलग टेक्निक से। ये सेम इक्वेशन क्यू इक्वेशन हमने मोमेंटम ट्रायंगल सॉल्व करके फाइंड आउट किया। Solution of the Q equation. We are often interested in E small y, that is the energy of detected particle and its variation with Ex, the energy of bombarding particle for a fixed Q. For this purpose, the Q equation can be regarded as a quadratic equation under root Ey. Then its general solution can be conveniently put in the form. तो अब हम ये जो इक्वेशन 3.10 है ना क्यू इक्वेशन, उसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रूट ई वाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। उस तो हम ये जो 3.10 में आपको क्यू मिला ना, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट ई वाई बनाएंगे। ऐसा ही इक्वेशन बनाएंगे, ऐसा x की जगह पे रूट ई वाई। तो इस तरह का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, अंडर रूट ई वाई इज इक्वल टू ई प्लस और माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू, जिसमें v इज इक्वल टू अंडर रूट mx my ex डिवाइडेड बाय my प्लस कैपिटल my cos थीटा, और w की वैल्यू है कैपिटल my क्यू प्लस ex इंटू कैपिटल my माइनस mx डिवाइडेड बाय my प्लस कैपिटल my। जब अंडर रूट ई वाई रियल है और पॉजिटिव है तभी रिएक्शन एनर्जेटिकली पॉसिबल है। अगर ये अंडर रूट ई वाई अगर रियल है और पॉजिटिव है तो ही आपका रिएक्शन पॉसिबल होगा एनर्जेटिकली। लेट अस कंसिडर एनर्जेटिक्स ऑफ एक्सोर्जिक एंड एंडोर्जिक रिएक्शंस। एक्सोर्जिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, जिसमें Q मोर देन 0 होता है। फर्स्ट, वेरी लो एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स। वेरी लो एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स की काफ़ी कम है।
लेट अस टेक देम टू बी नियरली इक्वल टू 0। जब Ex नियरली इक्वल टू 0 है तो आपका V कैसा हो जाएगा, इसमें नियरली इक्वल टू 0 पुट करो तो V भी आपका 0 होगा, और यहाँ पे 0 पुट करो तो W कैसा होगा, W विल बी MyQ डिवाइडेड बाय My प्लस कैपिटल My। ये रहा W का वैल्यू। V और W की वैल्यू मिल गई तो इस इक्वेशन में डाल के आपको EY की वैल्यू मिल जाएगी, Q इंटू कैपिटल My डिवाइडेड बाय My प्लस कैपिटल My। Finite energy projectiles. For most of the reaction, mass of the projectile mx is much less than mass of the new nucleus formed capital My. अगर m small x is very less than capital My, तो देखो अगर mx है जो my से काफ़ी कम है तो w इस केस में more than 0 होगा, and so W more than 0. Thus it can be seen from equation 3.13 that EY is a single valued for all Ex and is given by this. तो जब ऐसा होगा mx very very less than my, तब EY will be single valued for all energies of projectile, एंड EY की वैल्यू कैसे दी मिलेगी हमको, अंडर रूट EY इज इक्वल टू V प्लस अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर प्लस W। डबल वैल्यूज ऑफ EY, अभी हमने क्या देखा, EY सिंगल वैल्यूड, अब हम डबल वैल्यूज ऑफ EY के लिए देखेंगे। इन अ नंबर ऑफ रिएक्शंस EY इज नॉट सिंगल वैल्यूड। काफ़ी सारे रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि EY एनर्जी ऑफ द आउटगोइंग पार्टिकल सिंगल वैल्यूड नहीं होता। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया है आपको 15.7 नाइट्रोजन, जिसके ऊपर आप ड्यूटेरियम इंसिडेंट करो तो 16.8 ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन बनता है। एग्जाम्पल लिया, इफ द ऑब्जर्व पार्टिकल My इज चोजन टू बी रेसिडुअल 16 ओ, अब इस केस में आपका My क्या है देखो, देन Ay is equal to 16 and Ay is equal to 16 and My minus Ay, sorry My minus Ay नहीं, My is nearly equal to Ay, that is equal to 1. Now अब की इन वैल्यूज़ के लिए आपका W कैसा हो जाएगा, इन वैल्यूज़ के लिए W हो जाएगा Q minus Ex divided by 17, which is negative for all neutron bombarding energies greater than Ex is equal to Q is equal to 10 MeV. For Ex more than 10 MeV, we have two real positive values. अब Ex अगर 10 MeV से, प्रोजेक्टाइल की एनर्जी 10 MeV से बड़ी है तो हमारे पास दो रियल पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी अंडर रूट EY की, मतलब डबल वैल्यूज़ ऑफ EY। एंडोर्जिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें Q लेस देन 0 होता है। वेरी लो एनर्जी प्रोजेक्टाइल मतलब जिसकी ऐसे प्रोजेक्टाइल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम हो, टेंस टू 0। तो इस केस में
अगर Q लेस देन 0 हो तो V स्क्वायर प्लस W को भी लेस देन 0 होना पड़ेगा। इन इक्वेशंस में से देखना, अगर Ex 0 जितना हो और Q भी लेस देन 0 हो तो V स्क्वायर प्लस W भी लेस देन 0 होगा। अगर V स्क्वायर प्लस W लेस देन 0 है तो अंडर रूट ई वाई इज इक्वल टू V प्लस अंडर रूट V स्क्वायर प्लस W। तो V स्क्वायर प्लस W अगर लेस देन 0 है मतलब अंडर रूट ऑफ सम नेगेटिव वैल्यू, अंडर रूट ऑफ सम नेगेटिव वैल्यू इज इमेजिनरी, मतलब कि अंडर रूट ई वाई इज इमेजिनरी, इम्प्लाइंग दैट नो रिएक्शन अगर्स, मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं वेरी लो एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स के लिए, क्योंकि Ex इज इनसफिशिएंट टू स्टार्ट द रिएक्शंस। Ex काफ़ी कम है, तो इतने कम एनर्जी के प्रोजेक्टाइल पे रिएक्शन ही नहीं होगा। हमारे पास कुछ मिनिमम Ex की एनर्जी होनी चाहिए ताकि रिएक्शन हो पाए। उस मिनिमम एनर्जी को हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहेंगे, Ex थ्रेश। इन एन एंडोलॉजिक रिएक्शन the energy minus Q is needed to excite the compound nucleus so that it will completely break up. The smallest value of projectile energy at which the endogenic reaction can take place is called threshold for that reaction. तो आपको प्रोजेक्टाइल की कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी जिस से आपका एंडोअर्जिक रिएक्शंस हो सके। अगर आपकी प्रोजेक्टाइल की एनर्जी इस मिनिमम एनर्जी से कम है तो आपका एंडोअर्जिक रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर आपका एंडोअर्जिक रिएक्शन होगा ही नहीं और ये जो मिनिमम एनर्जी है उसको आप थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहोगे। It can be seen that reaction first becomes possible when Ex is large enough to make V square plus W is equal to 0. अब हमारे वेरी लो एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स में क्या रहा था, V स्क्वायर प्लस W वॉज लेस देन 0, तो फिर आपका अंडर रूट ई वाई इज इक्वल टू V प्लस अंडर रूट V स्क्वायर प्लस W, ये इमेजिनरी हो जा रहा था क्योंकि V प्लस अंडर रूट ऑफ सम नेगेटिव वैल्यू, V स्क्वायर प्लस में W नेगेटिव है तो ये V प्लस समथिंग इमेजिनरी हो जा रहा था। अब हमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये इमेजिनरी हो रहा है। अब इमेजिनरी होना कब बंद करेगा, जब V स्क्वायर प्लस W या तो 0 हो या 0 से ज़्यादा हो। मतलब अगर V स्क्वायर प्लस W 0 हो गया या 0 से ज़्यादा हो गया तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इमेजिनरी नंबर नहीं मिलेगा। तो V स्क्वायर प्लस W इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी V स्क्वायर प्लस W इज़ इक्वल टू 0। बाकी सब तो ग्रेटर देन 0 है तो V स्क्वायर प्लस W इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास V की वैल्यू है और W की वैल्यू भी है, तो V स्क्वायर इसका स्क्वायर करो फिर इसमें W ऐड कर दो और Ex is possible, minimum possible value at theta is equal to 0. अब थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जो कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा की जगह पे 1, यहाँ पे जो आ रहा है वो, तो V स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास और W की वैल्यू है इज इक्वल टू 0, उसको पुट करो और
ई एक्स को आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ सॉल्व करके, तो आपका कैसा आएगा इक्वेशन, ऐसा आएगा माइनस क्यू इंटू एम एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम एक्स। ये है वैल्यू ऑफ थ्रेश होल्ड एनर्जी। अब ये थ्रेश होल्ड एनर्जी की वैल्यू आपको इस तरह से भी मिल सकती है। कंसिडर करो कि आपका टारगेट जो रेस्ट पे था उस पे स्मॉल प्रोजेक्टाइल ने हिट किया, उसके बाद एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना, और इस कंपाउंड न्यूक्लियस की का मास था कैपिटल एम सी एंड वेलोसिटी थी कैपिटल वी सी। तो इस कंपाउंड न्यूक्लियस का मोमेंटम कैसा हुआ एम सी इंटू वी सी। अब इस कंपाउंड न्यूक्लियस के पास मोमेंटम कहाँ से आएगा, ये टारगेट तो रेस्ट पे था, तो मोमेंटम कहाँ से आएगा, इस प्रोजेक्टाइल की वजह से आएगा मोमेंटम। तो ये प्रोजेक्टाइल अपना मोमेंटम यूज करके कर देगा कंपाउंड न्यूक्लियस के मोमेंटम के लिए। तो इस प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम कितना हुआ स्मॉल एम एक्स इंटू स्मॉल वी एक्स। तो प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम इज इक्वल टू कंपाउंड न्यूक्लियस का मोमेंटम। देखो प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम इज इक्वल टू कंपाउंड न्यूक्लियस का मोमेंटम। फिर कंपाउंड न्यूक्लियस वी सी को आप सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो ऐसा बनेगा। नाउ अब आपने देखा कि Q इज द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जीज। देखो Q इज द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखूंगी मैं, अब पहले क्या था हमारे पास प्रोजेक्टाइल था, इस प्रोजेक्टाइल की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम एक्स वी एक्स स्क्वायर। फिर बाद में क्या हुआ कि ये टारगेट जो था एट रेस्ट उस पे इंसिडेंट हुआ, और जो कंपाउंड न्यूक्लियस बना उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ कैपिटल एम सी वी सी स्क्वेयर। पहले ये थी और उसके बाद ये हो गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये काइनेटिक एनर्जी माइनस ये काइनेटिक एनर्जी, तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू। अब ये यहाँ पे जो वी सी की फॉर्मूला मिली वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी और सिंप्लीफाई करूँगी, तो आपको क्यू की कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी। अब आपको पता है कि कंपाउंड न्यूक्लियस कैसे बना है, प्रोजेक्टाइल ने जब टारगेट को हिट किया तब आपका एक कंपाउंड न्यूक्लियस बना है। तो कंपाउंड न्यूक्लियस का मास कितना होगा, प्रोजेक्टाइल का मास प्लस टारगेट का मास एम एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स। सो एम सी इज इक्वल टू एम एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स, और एम सी की इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करो, तो आपकी Q की वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी माइनस Q की वैल्यू। सो द थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज देन, सो योर थ्रेशहोल्ड ई एक्स थ्रेशहोल्ड इज इक्वल टू माइनस Q। तो ये आपकी जो है थ्रेशहोल्ड एनर्जी बन जाएगी। कैसे, आप हाफ एम वी स्क्वायर को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, तो हाफ एम एक्स वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू एम एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम एक्स। ठीक है, अब ये हाफ एम वी एक्स स्क्वायर क्या है, दैट इज नथिंग बट योर ई एक्स थ्रेशहोल्ड, दैट इज ई एक्स थ्रेशहोल्ड इज इक्वल टू हाफ एम एक्स वी एक्स स्क्वायर की आपको वैल्यू मिली।
Now take LQ1, LQ4, LQ5, LQ9, SQ2, SQ3, SQ6 and SQ7 as homework.